हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। बिफोर वी डिस्कस दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस के वीडियो में कहा था कि जो भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्पेशली आपके इस टेक्स्ट बुक में, इसके कोई भी गलत और सही आंसर्स नहीं है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लगानी है स्टोरी की और कुछ एक्स्ट्रापोलेट करना है, मतलब स्टोरी से बाहर सोच के इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड कुछ क्वेश्चंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि दे वांट यू टू थिंक लिटिल बिट मोर डीप। वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा डीप सोचे, थोड़ा फिलोसफिकल वे में भी सोचे। स्पेशली इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतने सेंसिटिव टॉपिक को टच किया है, जो बच्चे हैं स्पेशली जो घर से भाग जाते हैं या जिनका कोई नहीं है और उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन ऐसे चैप्टर में इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस भी इस तरह के ही मिलेंगे। एंड थिंक इट ओवर सेक्शन जो भी रहता है, आई नो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है वो, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये डिस्कस करें आपस में और उसके ऊपर सोचें कि क्यों ये दिया गया है एंड हाउ इट विल हेल्प यू फॉर योर ओन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हाउ इट विल हेल्प यू टू थिंक बिगर, थिंक डीपर। सो क्वेश्चन 1, इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और इजंट? क्या वेलू एक स्मार्ट लड़का है? और टेक्स्ट में कौन से ऐसे इंस्टेंसेस हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको लगता है कि वो है या नहीं है? सो यहाँ पे पर से स्मार्ट का मतलब है बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। स्ट्रीट स्मार्ट या स्ट्रीट वाइज बहुत ही मॉडर्न टर्म है। अराउंड 50 to 60 ईयर्स ओल्ड ये वर्ड कॉइन हुआ था। एंड इसका मतलब ये है कि आप कितने ज़्यादा केपेबल है एक अर्बन एनवायरनमेंट में, मतलब एक सिटी लाइक जगह पे, बड़े से मेट्रोपॉलिटन हो गया या बड़ी सी सिटी हो गया, वहाँ पे आप कितना ईजिली, कितना स्मार्टली गुजारा कर सकते हैं अपना। सो आप अगर गांव से हैं, छोटी जगह से हैं, एंड देन व्हेन यू मूव टू सिटी, सो बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम से शॉक लगता है। एकदम से आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं, आपसे सड़क क्रॉस नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें वेलू का हुआ था। एंड यू डोंट नो कि कहाँ पे कैसी चीज़ें हैं, मार्केट एकदम अलग होता है एंड सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, किसी के लिए किसी के पास समय नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ। सो इस सिनेरियो में अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हैं तो आपका वो जो एटीट्यूड या एक्शन है वो दिख जाएंगे बहुत ही इजीली, जैसे वेलू एक्शन से दिख रहा था इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एंड अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। इट टेक्स टाइम एंड एक्सपीरियंस टू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, एंड दैट इज वाई हम वही एग्जाम्पल्स पिक करेंगे जो दर्शाते हैं कि वो सिटी लाइफ से एकदम एक्वेंटेड नहीं था बिल्कुल भी। So instances हैं, for example, what do you think you are doing grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you'll be chutney. ये जया वेलू को बोलती है जब वो एकदम सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं कैसे रोड क्रॉस करूं। Second instance, why? I haven't done anything wrong. You don't have to do anything. Just don't get caught. That's all. What does she mean? Velu wondered. सो वेलू को कुछ भी पता नहीं था शहर के बारे में कि वहाँ पे पुलिस कितनी एक्टिव होती है, एंड जो ये रैक पिकिंग कर रही है वो एक्चुअली में इलीगल है, एंड इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी। वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? वेलू को क्योंकि गांव की इतनी ज्यादा आदत थी, गांव की हॉस्पिटैलिटी कितनी आदत थी। आप देखते हैं गांव में लोग एक दूसरे को अपने घर में भी बुला के खाना ऑफर करते हैं, बट वेन इट कम्स टू सिटी जहाँ पे गुजारा करना इतना मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर अ रैक पिकर। जया रैक पिकर है, उसको समझ में नहीं आया वेलू को, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसके लिए खाना खरीदेगी। तो जब वो डस्टबिन के पास, गार्बेज बिन के पास पहुंचते हैं तो वो शॉक हो जाता है कि हम क्या ये जूठा खाना खाएंगे। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, सो ही वॉज नॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में जया के पास भी पैसे नहीं है, नहीं तो वो बनियान क्यों पहनती। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। सो अगेन वो पूछ रहा था उससे कि क्या सिटी में फार्म्स हैं। See my sack full of things I collected? Collected? From where? Asked Velu. From rubbish bins. Where else? You collect rubbish? एंड अनदर इंस्टेंस, पूरे टाइम जया उसके सामने चीज़ें कलेक्ट कर रही थी, अपने सैक में डाल रही थी, फिर भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो उसको टाइम लग रहा है चीज़ों को समझने में कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। एंड इतना समय गुजारने के बाद भी, 2-3 घंटे गुजारने के बाद भी उसके साथ उसको एकदम से क्लियर नहीं हुआ कि वो रबिश क्यों कलेक्ट कर रही है एंड क्या रीज़न हो सकता है उस सैक में सिर्फ पेपर प्लास्टिक रखने का। सो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि ही वॉज नॉट वेरी स्मार्ट। डू यू थिंक जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर? Find instances of her courage, kind nature and humor in the text. तो आपको क्या लगता है जया क्या बहादुर और सेंसिटिव बच्ची है? सेंसिटिव यानी जो दूसरों की भावनाओं को समझे, हमदर्दी दिखाए, वो उनको सेंसिटिव बोलते हैं। और विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर,
सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब थोड़ा सा मजाकिया। अगर आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है मतलब आप मजाकिया, आप मजाक समझते हैं, मजाक करते हैं, तो टू हैव दैट एबिलिटी उसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर होना। और चीज़ों को लाइटली लेना भी एक तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। नॉट टेकिंग एवरीथिंग वेरी सीरियसली, दैट इज ऑल्सो अकाउंटेड एज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सो ये सारी चीज़ें थी जया। आपको वो एग्जाम्पल देना है। सो जया इज ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड। She took notice of Velu, who was sitting alone in the station, and offered him to help. She gave him food to eat and work to sustain himself. So, अगर वो सेंसिटिव नहीं होती तो जो बच्चा बैठा है उसको पता है कि उसकी तरह एक और बच्चा है जो घर से शायद भाग के आया है एंड उसको हेल्प चाहिए होगी, ये नया दिख रहा है। उसके हाव भाव से, उसके तरीकों से समझ में आ गया कि वो नया है एंड उसको इतनी ज़्यादा उत्सुकता हुई उसकी हेल्प करने की, बिकॉज शी वॉज सो सेंसिटिव। और फिर उसने खाना भी दिया उसको और उसने उसको वर्क भी दिया ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। सस्टेन यानी ताकि अपने लिए पैसे या खाना या पीना अरेंज कर पाए खुद से। She was brave because she was able to find her way around in speeding traffic, food in crowded wedding ceremony, and was able to survive as a rat picker in a big city despite the possibility of being caught. So brave क्यों थी, बहादुर क्यों थी? क्योंकि स्पीडिंग ट्रैफिक में भी, इतनी तेज ट्रैफिक में भी वो अपना रास्ता निकाल लेती थी, उसे डर नहीं लगता था बिल्कुल भी। और एकदम भीड़ से भरी हुई शादी की सेरेमनी में भी वो खाना लेने के लिए गार्बेज बिन तक पहुंच जाती थी, तो उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था कि कोई आके उसे मारेगा या पुलिस से पकड़वा देगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस सिटी में वो एज अ रैक पिकर सर्वाइव कर रही है। आपको पता है, मैंने बताया कि इट्स नॉट दैट लीगल ऑफ ए जॉब। पुलिस ने अगर आपको देख लिया तो आपको पकड़ सकती है। सो इतने बड़ी सिटी में एज अ रैक पिकर वो सर्वाइव भी करी, तो दिखाता है कि वो बहुत बहादुर लड़की है। She had a good sense of humor. She displays it when she says, "Chee, what do you think I am? A dog? I only take untouched food, even while eating from a garbage bin." So उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। अगर आपको याद होगा ये पर्टिकुलर इंस्टेंस, जब वो गार्बेज बिन के पास वेलू को लेके जाती है खाना खिलाने के लिए, तो वेलू बोलता है, छी हम ये सब खाना खाएंगे, दूसरों का जूठा खाएंगे। तो फिर वो मजाक में क्या बोलती है, तुम क्या समझते हो मुझे, मैं डॉग हूँ? मैं सिर्फ अनछुआ खाना खाती हूँ। तो इवन दो डस्टबिन में खाना है, फिर भी वो उसको इतने अच्छे तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बोल रही है, ये अनटच्ड, ये जूठा नहीं है, भले ही गार्बेज बिन से निकला हुआ है लेकिन ये जूठा नहीं है। तो इससे आपको पता लगता है कि कितना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, बिकॉज जितने हार्ड कंडीशंस में वो थी उसको सर्वाइव करने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है कि बी हैप्पी ऑल द टाइम, ट्राई टू चीयर अप ऑल द टाइम, हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। Question number 3. What one throws away as waste may be valuable to others. Do you find this sentence meaningful in the context of this story? How? So, कोई आदमी अगर किसी चीज को एज अ वेस्ट फेंकता है पर वो चीज किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकती है, इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सेंटेंस मीनिंगफुल लगता है कि नहीं, और कैसे? वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी, वो ये है कि आप रोज किचन में जाते हो, अपनी मम्मी को देखते हो, अगर आप खुद हेल्प करते हो कुकिंग में, तो आप देखते हो कि आप सारे सब्जियों के छिलके उतारते हो एंड वो छिलके आपके लिए वेस्ट हैं। बट यही छिलके एक गाय हो गए या कोई भी वेजिटेरियन या हर्बीवोर, जिनको बोलते हैं हर्बीवोर एनिमल्स जो भी हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर वेस्ट नहीं, ये चीज फूड है, उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। सो आपके लिए जो वेस्ट था वो उनके लिए वैल्यूएबल है बिकॉज दैट इज फूड फॉर देम। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी खाना गार्बेज बिन में था फॉर एग्जाम्पल, वो क्या हो गया, इनके लिए वैल्यूएबल हो गया बिकॉज वो उस पर ही सर्वाइव कर रहे हैं बच्चे। एंड देयर वाज अनदर थिंग दैट शी वाज अर्निंग मनी बाय यूजिंग वेस्ट, जो भी रिसाइकलेबल वेस्ट था, जैसे हो गया प्लास्टिक, जैसे हो गया पेपर, वो इन चीजों को उठा के बेच के अपना गुजारा कर रही थी। तो आप दो चीजें लिख सकते हो, एक तो खाने के बारे में लिख सकते हो और इसके बारे में मैंने सिर्फ वेस्ट जो वो कलेक्ट करती थी उसके बारे में लिखा है। यस, इट इज मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी बिकॉज जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर सर्वाइव इन अ बिग सिटी लाइक चेन्नई by selling recyclable waste to waste market and ate food from garbage bins. ये भी आप ऐड कर सकते हो। एंड ate food में आप एक और चीज ऐड कर सकते हो एज अ एडजेक्टिव, दैट इज लेफ्ट ओवर, जूठा, तो किसी का छोड़ा हुआ, सो लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम गार्बेज बिन्स। सो इस तरह से आप अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। थिंक इट ओवर सेक्शन बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल लगा मुझे इन अ सेंस। थिंक इट ओवर सेक्शन आई नो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है जैसा मैंने आपको कहा, बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू लिसन, सिर्फ आप सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ एंड आप अपना इंटरप्रिटेशन भी लगाइए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी ने आपके लिए सेक्शन दिया है दैट मीन्स वो चाहती है कि आप इसके बारे में सोचें। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो अप्रोच सही नहीं है।
ठीक है, अगर आप एंड ऑफ द ईयर आते हैं वीडियो देखने के लिए तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, बंद कर दीजिए वीडियो। बट द पॉइंट इज कि क्योंकि ये चीज़ें दी गई हैं और आपके पास पूरा साल है एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए, सो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि इन सब चीज़ों के ऊपर सोचिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आपकी लैंग्वेज स्किल भी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप इतने टफ टॉपिक्स के बारे में सोचेंगे तो आपको टफ सिनेरियो सोचने पड़ेंगे एंड टफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इन दैट सेंस आई वुड स्टिल एनकरेज यू कि आप इस थिंक इट ओवर सेक्शन को देखिए, हो सके तो एक पैराग्राफ भी लिखिए। कोई आपको करेक्ट या रॉन्ग करने के लिए बैठा नहीं है, इन्विजिलेट करने के लिए बैठा नहीं है, बट इन पे सोचिए, बिकॉज पर्सनली मुझे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे लगे हैं। चलिए पहला देखते हैं। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट द कंट्री कैन मेक इज पुट मिल्क इनटू इट्स चिल्ड्रन। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो एक देश अपने लिए कर सकता है वो क्या है, कि वो बच्चों को दूध दे। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसे खर्चना ताकि आपको फ्यूचर में रिटर्न आए। आपको पता है, आप कहीं मनी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में या कहीं भी, मतलब आप निवेश कर रहे हैं, जिसको हिंदी में निवेश करना बोलते हैं। सो निवेश करना मतलब आप अभी पैसा लगा रहे हैं इस होप के साथ कि बाद में जो है आपको इससे रिटर्न मिलेगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर आज के बच्चों को आप दूध पिलाएंगे, मतलब उनको न्यूट्रिशन देंगे, मतलब उनकी देखभाल करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन देंगे, तो वो आगे जाके अच्छे माइंड के साथ कुछ देश के लिए करेंगे। तो आज आप छोटे हो, क्लास 8 में हो, आप ही कल जाके इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, सम फॉर्म ऑफ क्रिएटिव स्पेस में आप जाएंगे, फिल्म मेकर्स बनेंगे, आई डोंट नो जो भी है, पर इस देश के लिए करेंगे। सो क्योंकि आज आपको इतना न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ गुड स्कूलिंग, इन द फॉर्म ऑफ गुड फूड, इन द फॉर्म ऑफ अ गुड हाउस, वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आगे जाके आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं एंड फिर आप हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। सो दैट इज वाई इट इज सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट अ कंट्री कैन मेक। एंड इस स्टोरी के लिए रेलेवेंट इसलिए है फर्स्ट वाला पॉइंट, बिकॉज आप देख रहे हो कि दो ऐसे बच्चे हैं स्ट्रीट पे हैं जिनका कोई भी नहीं है, एंड पुलिस उनको देखती है तो उनको पकड़ लेती है, एंड बेचारे वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। आप देख रहे हो, स्टोरी के स्टार्टिंग में भी बोला था, क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है, खाना भी खुद के लिए ढूंढना पड़ रहा है, घंटों चलते हैं वो खाना खाने के लिए, तो उनके पास ना पढ़ने के लिए समय है ना खेलने के लिए समय है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। और एक बच्चे के लिए अगर इतना सब कुछ उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा जस्ट टू गेट फूड, तो वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी पुट milk into our children. People don't notice goodness when it is transparent like water and air. Only if it runs out does it become noticeable. बहुत ही प्यारी लाइन है। इसका मतलब ये है कि लोग जो है, जो अच्छाई है उसको देख नहीं पाते, नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, पानी और हवा की तरह ट्रांसपेरेंट होती है। आपके चारों ओर हवा है, पानी तो फिर भी आपको रिफ्लेक्शन की वजह से, शाइनीनेस की वजह से पानी दिख जाता है, पर हवा बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मुझे। आपके चारों ओर हवा है बट आप हवा देख नहीं सकते। बट एक मोमेंट के लिए अगर मैंने ये हवा बंद कर दी आपके लिए, तो आप चोक करने लगेंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो आपको लगेगा ये क्या हो गया। आप 2 मिनट सांस रोक के रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इवन तो आप नोटिस नहीं कर रहे एयर को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अच्छाई भी आप नोटिस नहीं करते हो, लेकिन अगर अच्छाई नहीं होगी इस दुनिया में तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितनी क्रूर है ये दुनिया। यहाँ इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में जया और वेलू में अगर मैं आपको बताऊं, तो जया इतना कुछ कर रही थी वेलू के लिए, लेकिन वेलू फिर भी उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसको। एंड फॉर एग्जाम्पल जब वो उसको गार्बेज बिन के पास लेके गई खाना खिलाने के लिए, तो वो अच्छे से उससे बात नहीं कर रहा था, एंड उसको बोला मैं ये खाऊंगा एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जब वो जाने लगती है, द मोमेंट वो बोलती कि मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, उसको एकदम से रियलाइज होता है, अरे जया चली गई तो मेरा क्या होगा। जब उसकी एब्सेंस का उसको रियलाइजेशन होता है कि ये चली जाएगी तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, तो उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली इनडायरेक्टली उसको ये रियलाइज होता है कि जया मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, उसकी गुडनेस उसको रियलाइज होती है। सो इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अपेरेंट है ये चीज़, एंड आई थिंक हमारे डे टू डे लाइफ में भी यही होता है कि जब तक हम उस चीज़ को, उसकी एब्सेंस को नहीं देखते हैं, हम नोटिस नहीं करते कि हमारे लिए कितना लोग अच्छा कर रहे हैं। इट इज़ नेवर टू लेट टू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड। दिस इज़ द बेस्ट लाइन इस टेक्स्ट बुक की, एंड एटलीस्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के, बिकॉज वॉट इट टेल्स यू इज कि हम सब के साथ, चाहे आप हो मैं हूँ, हम सब के साथ कुछ ना कुछ दुखद समय होता है,
किसी का पास्ट अच्छा नहीं होता है। वेलू जैसा अगर आपकी स्टोरी है जिसमें आपके पेरेंट्स आपको मारते हैं फॉर एग्जांपल, या जया जैसी स्टोरी है आपकी कि आपका कोई ठिकाने का पता नहीं है, या अगर उसके मम्मी पापा भी हैं जैसे हर्ट में रह रहे हैं वो सपोज, लेकिन फिर भी उनको इतना काम करना पड़ता है, वॉट एवर इट इज़, तो आप उसको देखोगे कि हैप्पी चाइल्डहुड नहीं है। जया और वेलू को अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप से, आपको इतनी अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो डेफिनेटली आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा है। तो आप अगर जया और वेलू से खुद को कंपेयर करेंगे तो आपको एकदम से लगेगा कि वो दोनों का चाइल्डहुड हैप्पी नहीं है। नाउ जब ऐसा होता है, जब वो बड़े होंगे तो उनको जब याद आएगा कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ है, स्पेशली वेलू को अगर देखेंगे, वो शायद अपने पापा के प्रति उसके मन में बहुत ही कड़वे विचार होंगे कि मेरे पापा दिन भर मारते थे मुझे, इसलिए मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा एंड मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा स्टार्टिंग के डेज में। लेट्स होप कि वो बाद में जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। सक्सेसफुल नहीं तो आपकी तरह, हमारी तरह एटलीस्ट इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसके हाथ में एक मोबाइल है और वो दुनिया से कनेक्टेड है। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो पीछे देख के ये सोचे कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो हैप्पी नहीं है, सो बहुत ही गलत थिंकिंग होगी, क्योंकि ना वो एक नई रिलेशनशिप बना पाएगा अपने पापा से, और वो जो हेट्रेड है अपने मन में लेके रहेगा। सो व्हाट इट मीन्स इज इट्स नेवर टू लेट टू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड। कभी इतनी देर नहीं हुई है एक खुशहाल बचपन के लिए। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका बचपन इतना खुशहाल नहीं रहा है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, अपने नजरिए को चेंज कीजिए और सोचिए कि मान लीजिए आपको कुछ मुश्किलें सहनी पड़ी, पर उसका रिजल्ट क्या हुआ। आज आप यहाँ पर हैं, आपके साथ इतना कुछ अच्छा हुआ, आपने कुछ नई चीजें सीखी। आज अगर जया बड़ी होती तो बोलती अरे मेरे पास तो ऐसा समय था कि मैं बिना जूते चप्पलों के या बिना खाने वगैरह के भी, कम पैसों में भी इतने बड़े शहर में रह सकती हूँ। तो उसके लिए एक लर्निंग था ये। सो आप हमेशा अपने नज़रिए से चीज़ों को बदल सकते हैं। आप अपने पास्ट को एज ए हैप्पी देखते हैं, सैड देखते हैं, ये आपके ऊपर है। यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, बिकॉज आज आप और मैं इसी चीज़ से जूझते रहते हैं। हम दूसरों से रिश्ते ख़त्म कर देते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है। अगर मैं वेल्यू को एग्जाम्पल लूँ, तो अगर आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, इट्स नेवर टू लेट टू हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, तो वेलू को क्या करना चाहिए, अपने पापा के पास वापस जाना चाहिए मे बी बड़े होके, एंड मे बी ही शुड अंडरस्टैंड कि क्यों पापा ऐसा करते थे, एंड क्या पता वापस नई रिलेशनशिप उनके बीच में बन जाए, एक हैप्पी रिलेशनशिप बन जाए। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन इंटरप्रेट इट, एंड अनदर वे टू इंटरप्रेट, अनदर वे अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आज आप कितने भी बड़े हो जाएं, पर अपने अंदर के चाइल्ड को आप कभी भी रोकिए मत। आपका मन है खेलने का, बिल्कुल खेलिए। आज आज इतने बड़े बड़े लोगों को मैं लूडो खेलते हुए देखता हूँ, जो मैं बचपन में खेलता था। मैं खुद लूडो खेलता हूँ फॉर एग्जाम्पल। सो इट्स नॉट लाइक कि कुछ चीज़ें सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। आप खेलिए कूदिए, पूरी लाइफ खेलिए कूदिए, हमेशा हंसते रहिए, ऑलवेज बी क्यूरियस। एंड क्योंकि चाइल्डहुड से रिलेटेड ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे आप बोलते हैं कि यू आर क्यूरियस, हमेशा नई नई चीज़ों के लिए आप क्यूरियस रहते हैं, एंड ऑलवेज बी ट्राई टू बी हैप्पी। बच्चों को आप देखोगे कोई भी सिचुएशन हो, वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। सो ट्राई टू बी हैप्पी, हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए, ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो ये सब जो ट्रेड्स हैं, इस तरह से यू कैन से कि आप जो अभी भी एक हैप्पी चाइल्डहुड जी रहे हैं, इट्स नेवर टू लेट, कीप प्लेइंग। एंड अनदर थिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, you can always relook at your past with positive attitude. So ये मेरा इंटरप्रिटेशन है इस पर्टिकुलर लाइन का। आपका क्या इंटरप्रिटेशन है आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, एंड आई वुड रियली लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है इस पर्टिकुलर लाइन का। एंड लास्ट में एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज अ बिजी ऑफिशियल नोन फॉर हिज लव ऑफ एनिमल्स वाज वंस पासिंग थ्रू अ विलेज इन अ कार्ट. Suddenly he asked the cartman to stop and tried to listen to what sounded like a wail from far away. The cartman asked, "Is it a man you know?" The official replied, "No, it's a dog I don't know." पहले मैं इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू कि क्यों दिया गया है, एंड स्पेशली इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या रिलेशनशिप हो सकता है इसका। एक बहुत ही बिजी ऑफिशियल था और उसको जानवर से बहुत प्यार था, एंड वो एक विलेज से जा रहा था एक कार्ट में। तो जो कार्ट चला रहा था उसको वो बोलता है कि एक बार रुको, एंड वो सुन रहा है दूर से कुछ आवाज़ आ रही है, वेल यानी क्राई, वेल यानी एक रोने की आवाज़ टाइप हो गया। सो उसको आवाज़ सुनाई देती है रोने की बहुत दूर से। तो जो कार्ट चला रहा होता है, जिसमें बैठा हुआ होता है, वो पूछता है कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं? तो वो जो ऑफिशियल है वो क्या रिप्लाई देता है, नहीं, ये एक कुत्ता है जिसे मैं नहीं जानता। सो
व्हाट इट मीन्स इज कि हम कितने एज ए ह्यूमन बीइंग हम कितने सेंसिटिव हैं आज के डेट में टूवर्ड्स अनदर लिविंग बीइंग। आप फॉर एग्जांपल अपने सिटी या अपने विलेज में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखते हैं। क्या आप कभी भी जाके उनसे पूछे हो कि आप खाना खाए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना दे दूं? शायद आपके लिए 10 या 20 रुपए ही होंगे, पर आपने कभी ये किया है? एंड ये यहाँ पे जो ऑफिशियल है, इवन दो ही इज बिजी, क्योंकि आज सबके पास क्या एक्सक्यूज रहता है कि मैं तो बिजी हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं बिजी हूँ। बट ये इतना बिजी आदमी भी उस आदमी को बोलता है कि नहीं रुको। एंड वो आवाज़ क्या चीज़ की थी, क्योंकि उसको एनिमल्स से प्यार था, उसको एनिमल्स के बारे में बहुत पता है, तो शायद उस रोने की आवाज़ से उसको समझ में आ गया कि ये कुत्ता ही है। तो वो कुत्ते के लिए भी उसने उसको रुकवाया एंड वो देख रहा है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है एंड इट सीम्स कि वो इंटरेस्टेड है कि जाके उसको हेल्प करे। सो एक पर्सन है, इवन दो ही इज़ बिजी, वो एक कुत्ता जिसको नहीं जानता है, वो एक स्ट्रेंजर हो, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हो गए, उसको भी हेल्प करने के लिए समय निकाल रहा है। बट वी ह्यूमन बीइंग्स दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए समय निकाल रहे हैं कि नहीं? दिस इज समथिंग वी हैव टू थिंक कि क्या हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। आज आपको स्कूल जाना होता है, स्कूल से वापस आते फिर आपको होमवर्क करना होता है, एंड इस दौरान जब आप स्कूल से घर आ रहे हो, अगर आप पैदल आते हो, अगर लोग दिखते हैं तो फिर आपको लगेगा नहीं मेरे पास समय नहीं है। बट द होल पॉइंट इज हमें समय निकालना चाहिए फॉर ऑल दीज गुड डीड्स। एंड आई थिंक दिस इज वॉट दिस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट इज ट्राइंग टू टेल यू। और इस पर्टिकुलर चैप्टर से यही रिलेशनशिप है कि आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको एक्चुअली मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है, एंड हमें समय निकाल के उनकी मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, स्पेशली थिंक इट ओवर सेक्शन के बारे में, और जो लास्ट का एक्सेप्ट है उसके बारे में ज़रूर लिखें कमेंट्स में। इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।